हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। कल जो हम वीडियो देख रहे थे उसमें हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई जो यूनिट चल रहा था उसमें हम 46 नंबर क्वेश्चन तक किए थे, लेकिन उसके बाद वीडियो लंबा होते जा रहा था, इसलिए हमने वहाँ वीडियो को रोक दिया और आज एक नए वीडियो में उसको पूरा करते हैं हम। सप्लाई तक का सप्लाई तक का वीडियो रहेगा। तो आज 46 तक कल हुआ था उस क्वेश्चन में, आज हम 47 से शुरू करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट एपी इज मैक्सिमम द मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू एपी होगा, इक्वल टू एपी होगा। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मोर देन एपी तो होगा नहीं, लेस देन एपी होगा नहीं, कैन बी एनी वन ऑफ द अबव, कोई ऐसा होगा नहीं। को कह रहा है कि व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, कह रहा है कि जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू एपी होगा, इक्वल टू एपी होगा। अगला कह रहा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, फॉल्स एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड डी राइजेस एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो कह रहा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व फॉल्स एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, एज मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस करने तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या करेगा, फॉल करने लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है Which of the following formula is correct for calculating marginal cost? कौन इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए? तो पहला MCN इजिकल टू MCN इजिकल टू TFCN माइनस TFCN माइनस 1, MCN इजिकल टू मार्जिनल कॉस्ट ACN। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट इजिकल टू टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट n माइनस 1, यानी कि फॉर्मूला ही होता है मार्जिनल कॉस्ट को। आप लोग जरा समझिए कि मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के दो ही फॉर्मूला होता है, एक डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, एक ये फॉर्मूला होता है, ऊपर हम डिस्कशन कर लिए हैं। एक और फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस 1। ये दो ही फॉर्मूला होते हैं मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ही ध्यान रखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट वाला क्वेश्चन सभी सारे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में खासकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इन द इनपुट आउटपुट प्लेन विल बी, कह रहा है कि एवरेज प्रोडक्ट कर्व इन द इनपुट आउटपुट प्लेन विल बी। ऑप्शन नंबर ए है एन एस शेप्ड कर्व होगा, एन इनवर्स एस शेप्ड कर्व होगा, सी यू शेप्ड कर्व होगा, डी एन इनवर्स यू शेप्ड कर्व होगा। तो कह रहा है एवरेज प्रोडक्ट कर्व इन इनपुट एंड आउटपुट लेन विल बी, क्या होगा, तो इनपुट एंड आउटपुट लेन विल बी होगा एन इनवर्स यू शेप्ड होता है। एवरेज प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, इनवर्स यू शेप्ड, मतलब कि अगर यू ऐसे बनता है तो इनवर्स यू शेप्ड माने ऐसे समथिंग ऐसे बनता है इसका एवरेज का प्रोडक्ट कर्व का। आगे देखें, इन प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दिस। तो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होने का बेसिक रीजन क्या है, स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बिटवीन फैक्टर्स बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी इज द, क्योंकि बेसिक रीजन होता है डिमिनिशिंग रिटर्न होने का, क्योंकि फिक्स फैक्टर फिक्स रहता है, स्केयर्स होता है, और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इनमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन करता है द शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है, नहीं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, तो ये तो लॉन्ग रन के लिए होता है, ये रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन के लिए होता है, ये शॉर्ट रन के लिए होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के लिए होता है। तो ये बी इज द राइट आंसर। कह रहे हैं यहाँ क्वेश्चन की शॉर्ट रन के लिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब चैप्टर पढ़ाया गया था तो बताया गया था, इसको डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, और दूसरा यहाँ दिया है रिटर्न टू स्केल, ये लॉन्ग रन के प्रोडक्शन के लिए ये लॉ होता है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, इनमें से कौन एक्सप्लेन करता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को? लॉ ऑफ डिमांड नहीं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए आई गया लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, किस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में अ रैशनल प्रोड्यूसर लाइक टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन में एक रैशनल माने बुद्धिमान प्रोड्यूसर किस स्टेज में प्रोडक्शन करना करेगा? तो सेकंड स्टेज में, क्योंकि सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन इसलिए शुरू करेगा क्योंकि प्रोडक्शन समथिंग ऐसे जाता है, ऐसे जाता रहता है, तो इसलिए सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करना शुरू करेगा। क्योंकि देखिए जरा सेकेंड स्टेज में, क्योंकि प्रोडक्शन ऐसे समथिंग जाता है, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया, तो ये सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज जहां मैक्सिमम पॉइंट होता है वहीं प्रोडक्शन शुरू करेगा कोई भी, तो ये क्या है? टीपी है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या था? बोथ एमपी एंड एपी राइजेस, बी कह रहा है एमपी राइजेस, सी कह रहा है एपी फॉल्स, डी कह रहा है एमपी इज 0। तो कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या कहता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो एमपी एंड एपी राइजेस, दोनों एपी और एमपी दोनों राइज करता है। ये अगर यहाँ देखेंगे तो ये हो गया, और यहाँ से ये एपी जाके यहाँ करता है, तो एक एमपी हो गया और एक एपी हो गया, तो दोनों पहले स्टेज में क्या होता है? बढ़ता है। आगे देखते हैं, at which time all the factors of production may be changed, किस टाइम में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने उत्पादन के साधन, सारे उत्पादन के साधन बदल जाते हैं? तो लॉन्ग रन में सारे उत्पादन के साधन बदल जाते हैं, कोई भी फिक्स नहीं रहता है। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर फिक्स रहता है, लैंड बिल्डिंग मशीन वगैरह फिक्स रहता है, लेकिन लॉन्ग रन में सारे ही वेरिएबल होते हैं, जब जिसकी जरूरत पड़ती है उसको बदल दिया जाता है। तो लॉन्ग रन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस्ड किया जाता है QX इजिकल टू PX। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है QX इजिकल टू F इंटू ABCD, सी कह रहा है QX इजिकल टू DX एंड डी नन ऑफ दिस। तो प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है QX इजिकल टू F इंटू ABCD। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। QX का मतलब होता है फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, F का मतलब फैक्टर ऑफ एक्टिंग, ABCD माने होता है इनपुट्स। आगे, which factors among following we find in short run production process, कह रहा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर we find in short run production, और शॉर्ट रन प्रोडक्शन में हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहला है फिक्स फैक्टर, दूसरा है वेरिएबल फैक्टर, सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, एंड डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो कह रहा है कि सी इज द राइट आंसर, क्योंकि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों ही हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस में फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द साइकिल विच इंक्रीज फर्स्ट एंड आफ्टर बीइंग कांस्टेंट स्टार्ट्स टू रिड्यूस इज कॉल्ड। वो साइकिल कौन सा है जो पहले बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर घटने लगता है? तो एपी भी होता है ऐसे, पहले बढ़ता है घटता है, एमपी भी, टीपी भी, ऑल ऑफ दिस, तीनों का स्थिति यही होता है कि पहले बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर डिक्लाइन करने लगता है। एवरेज प्रोडक्ट भी, मार्जिनल प्रोडक्ट भी और टोटल प्रोडक्ट भी। तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा यहाँ पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इन विच मार्केट AR कर्व इज पैरेलल टू एक्सिस, किस मार्केट में AR कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है? किस कर्व? तो परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ऑल द अबव। तो परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? AR इंडिकेट्स प्राइस, यस यह भी ट्रू है। AR कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम, AR और डिमांड कर्व सेम होता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो 62 का सी इज द राइट आंसर, क्योंकि AR इंडिकेट करता है प्राइस को, बी AR कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम, दोनों डिमांड कर्व और AR कर्व सेम होते हैं, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब सी। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि तीसरा आंसर बोथ ए एंड बी होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट शोज, ब्रेक इवन पॉइंट शो करता है कहां पे? तो जहां पे TR बराबर TC होता है, MR बराबर MC होता है, TR ग्रेटर देन TC होता है, एंड D बोथ A एंड B। तो
टी आर बराबर टी सी, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि टोटल कॉस्ट बराबर टोटल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि डी सही होगा आंसर यहाँ पे। देखिए यहाँ एम आर लिख दिया, यहाँ ए आर लिखता तो और बेहतर लगता, ए आर बराबर ए सी, ए आर बराबर ए सी रहता तो और बेहतर रहता, ए आर बराबर ए सी, यानी तब बोथ आंसर सही होता ब्रेक इवन पॉइंट, अदरवाइज टी आर बराबर टी सी आंसर सही होगा, यानी कि डी ही आंसर सही है, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म, इन फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एमसी कट एम आर फ्रॉम अबव, नहीं अबव से तो कटता नहीं है कभी भी। बी कह रहा है एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, एक्चुअली ऐसे कुछ रहता है डायग्राम, ये होता है ए आर बराबर एम आर, ए आर बराबर एम आर, और एमसी कर्व इसको नीचे से काटता है, ए आर कर्व को एमसी कर्व नीचे से काटता है, एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, बोथ ए एंड बी आर सही, एंड डी नन ऑफ द अबव, तो एमसी कट एम आर फ्रॉम बिलो, बी इज द राइट आंसर, बी इज द 64 का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी, कह रहा है कि एवरी मार्केट सिचुएशन में विच कंडीशन इज नेसेसरी, कौन सा कंडीशन नेसेसरी है टू बी फुलफिल्ड फॉर अ फॉर्म इक्विलिब्रियम, ए आर बराबर एमसी होना चाहिए, एम आर बराबर एमसी होना चाहिए, एमसी कर्व कट, एमसी कर्व शुड कट द एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, यानी कि एम आर बराबर एमसी होना चाहिए और एमसी का एम आर कर्व को नीचे से काटता है, यानी कि बी एंड सी इज द राइट आंसर, आंसर डी इज द राइट, क्योंकि बी और सी सही है, यानी कि डी सही होगा, डी सही होगा, 65 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 66 विच इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कौन सा इनमें से कौन सा मेथड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, टीआरटीसी मेथड, एमआरएमसी मेथड, बोथ एंड बी इज द राइट आंसर, सी आंसर सही है, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के दो मेथड होते हैं, टीआरटीसी मेथड और एमआरएमसी मेथड, इसका मतलब है 66 का सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, फॉर अ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर ए एम आर बराबर एम सी, फॉर्म इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, एम आर बराबर एम सी, एम आर ग्रेटर देन एम सी, एम आर लेसर देन एम सी, एम आर बराबर एम सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 67 का ए इज द राइट आंसर, एम आर बराबर एम सी होना चाहिए। दूसरा कह रहा है द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम इज, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्या होता है, एम आर बराबर एम सी होता है, एम आर बराबर एम सी बराबर एम आर एक ही बात है, एम आर बराबर एम सी कहें एम सी बराबर एम आर कहें एक ही बात है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर्म इक्विलिब्रियम का पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि एम आर कर्व को एम सी कर्व नीचे से काटे, दूसरा यही होता है कंडीशन। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68 ऑन विच अजम्पशन द लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड्स, कह रहा है कि किस अजम्पशन पे लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड कर रहा है, देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम लेवल्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्राइसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन स्टेबल, टेक्नोलॉजी लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल द अबव, कह रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई इन सब में सारे अजम्पशन पे बेस्ड होता है, यानी कि 68 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अदर थिंग बीइंग सेम what does the positive relationship between price and supply quantity signify, law of demand को, elasticity of supply को, law of supply को, supply function को नहीं, law of supply को, कह रहा है कि जब अदर थिंग बीइंग सेम होता है, जब अन्य बातें समान रहती है, तो व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाई, तो पॉजिटिव रिलेशन किसको सिग्निफाइज करता है, लॉ ऑफ सप्लाई को सिग्निफाइज करता है, इनकी 69 का सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है the reason of decrease in supply is, the reason of decrease in supply is, क्या रीजन होता है लॉ ऑफ सप्लाई की डिक्रीज होने का, तो ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ऑप्शन सी है फॉल इन द नंबर ऑफ फॉर्म इन द इंडस्ट्री, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो डिक्रीज इन सप्लाई का रीजन क्या है, तो 70 नंबर का आंसर होगा डी, ये सारे रीजन है, क्योंकि क्या होता है डिक्रीज होने का, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज हो जाएगा तो महंगा होगा, तो क्या होगा सप्लाई कम हो जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाएंगे मार्केट में, तो भी उसका क्या हो सकता है सप्लाई कम हो सकता है, फॉल इन नंबर ऑफ फॉर्म इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में उस नंबर ऑफ फॉर्म ही कम होने लगे, इसके लिए भी क्या हो सकता है सप्लाई कम हो जाएगा, तो ऑल द अबव इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखें 71 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, इनमें से कौन प्रोडक्शन फंक्शन है। तो Q इज इक्वल टू एफ इंटू एफ इज इक्वल टू सी इज द राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ए आर बराबर एम आर, एम सी बराबर एम आर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एम आर बराबर एम सी एंड डी नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सही है। तो 72 का ए आर बराबर एम आर सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ टोटल प्रोडक्ट एट 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज 22 एंड टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट्स इज 10 देन एमपी इज होगा। ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्लासेस में बनवाया जाता है, इसका आंसर होगा बी 12। सो आप लोग बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। ऐसे ही मैं और रवि मिश्रा आपके स्वागत में हमेशा हाजिर रहूं। अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू।